रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर से आ गए हैं हम लेकर एक खास मुलाकात, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हर हफ्ते मैं आपको मिलवाती हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी जिंदगी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि वाकई काबिल तारीफ रहा है। और आज इसी कड़ी में हम एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने खेल की दुनिया में अपना एक अलग ही ओहदा पाया है, न केवल अपनी पहचान बनाई है बल्कि देश को भी गर्व महसूस कराया है। क्रिकेट के क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और साथ ही एक कोच। जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित श्री सरकार तलवार हमारे बीच हैं आज एक खास मुलाकात में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज एक खास मुलाकात शुरू करते हैं और इस कार्यक्रम में इनकी जिंदगी से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन तलवार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए, क्योंकि ये अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से है, लेकिन ये वाकई बताता है कि गुरु की अहमियत क्या होती है एक शिष्य के जीवन में। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आप शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि अब तो ये एक आपने बहुत लंबी पारी खेल ली है और आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो भी लाइफ टाइम, यानी एक पूरा जीवन आपने खेल को समर्पित किया है। शुरू से शुरू करें तो कहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई, क्योंकि आप बिलोंग तो चंडीगढ़ से करते हैं। जी, मेरा जो क्रिकेट का जो मेरे जो बड़े भाई थे श्री स्वामी तलवार जी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैप्टन थे और बाद में पंजाब से रणजी ट्रॉफी के भी कैप्टन रहे हैं जी। वो मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ भाइयों में जी। मेरी से छोटी बहन और भाइयों में जो मेरे सबसे बड़े ब्रदर स्वामी तलवार जी, वो सबसे उनका एज डिफरेंस ऑलमोस्ट 14-15 साल का। तो जब वो खेलते तो हम चंडीगढ़, जब वो डीएवी कॉलेज जलंधर में पढ़ते थे, तो जब भी वो चंडीगढ़ आते थे या चंडीगढ़ आए या हमारी कोठी बड़ी थी, जगह कोठी बड़ी थी, तो पीछे बहुत बड़ा लॉन था, तो वो क्रिकेट वो खेलना शुरू हो जाता, मतलब कल्चर तो घर के अंदर आ ही गया था उसका। तो उनको देखते हुए मैंने अपनी क्रिकेट का शौक को एक आप कह सकते हैं प्रोफेशनलिज्म के अंदर कन्वर्ट करा। तो वो शुरुआत मेरी वो घर से ही हुई। आप अकेले हैं सर जिसने करियर के तौर पर क्रिकेट को लिया घर में? हम 4 भाई बहन थे और मेरे जो फादर थे 1931 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उस टाइम चंडीगढ़ के अंदर क्लास 1 ही बस एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्री हरियाणा तो उस टाइम पंजाब था। जी जी। तो वो कहते थे कि 4 बेटे एक भी IAS अफसर नहीं बना। जी। तो कहते बड़ा भाई भी खेलता, अब तूने भी खेलना शुरू कर दिया। तो हाँ, यस, आप मेरे बड़े भाई के साथ में अपने 2 बड़े भाई जो बीच वाले ब्रदर थे वो क्रिकेटर नहीं थे, पर मैंने ऐसे प्रोफेशन उसको पूरा चुना। जी। तो सर, आपको कुछ ऐसे दिन याद हैं या पहली बार ऐसा कुछ याद है जब आपने प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री की और खेलने गए हों कोई बड़े लेवल का गेम, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल? कुछ ऐसी यादें हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ ताजा करें? मैं 10th क्लास के अंदर ही नॉर्थ जोन और इंडियन स्कूल के लिए सिलेक्ट हो गया था। तो जब मेरा सिलेक्शन हो तो सुरेंद्र अमरनाथ हमारा लाला मराठी वो कैप्टन। जी जी। 3 टेस्ट के लिए वो कप्तान बना, 3 टेस्ट के लिए अजीत नायक कैप्टन बना। तो जलंधर में जब मैच हुआ तो मेरे को मतलब बड़ा वो एक सरप्राइज था कि मैं वो नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्ट हुआ, फिर इंडियन स्कूल के लिए सिलेक्ट हुआ। कि मैं वहाँ पहला मैच खेला वहाँ पे जलंधर अगेंस्ट, तो मैंने 3 विकेट मतलब 11-12 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वहाँ के लिए। तो वहाँ वो एक शुरुआत थी कि जहाँ से मेरी पहचान एज ए क्रिकेटर बननी शुरू और 16-17 साल की उम्र में ही मैं रणजी ट्रॉफी टीम के लिए भी सिलेक्ट हो गया था। तो ऐसा लगने लगा कि ये जो क्रिकेट है ये मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है और सब कुछ इसके अंदर ही निछावर है। और बहुत कम लोग होते हैं सर जिनका जो प्यार होता है जिस चीज से वो उसी में करियर बनाते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। खेल तो है ही ऐसी चीज, अगर इससे प्यार हो जाए तो फिर आदमी
आखिर में वो उसके साथ ही जाती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, बहुत सी बातें आज हम कर रहे हैं सरकार तलवार जी के साथ, अपने समय की बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, क्रिकेट के क्षेत्र के द्रोणाचार्य, और जिन्हें हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा लाइफ टाइम श्रेणी में। आज हम बात कर रहे हैं खेलों के एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना ही नहीं बल्कि देश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया है। एक ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट में खिलाड़ी के तौर पर तो साबित हुए, साथ ही एक गुरु के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और ना जाने कितने क्रिकेटर्स का जीवन संवारा। उन्हें क्रिकेट की एक ऐसी ट्रेनिंग दी जिससे उनका करियर तो बना ही, साथ ही देश को भी बहुत सारे जो मेडल्स हैं, जो कप्स हैं, वो मिले हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं श्री सरकार तलवार जी। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अब बात करते हैं आपकी क्रिकेट के उन दिनों की, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो 83 का ट्रेलर आया है, वो ट्रेलर ही इतना जबरदस्त रहा है कि हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि 80s या 70s के उन खिलाड़ियों की जिंदगी के बारे में जाने, क्योंकि हम आजकल वालों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं इंटरनेट के जरिए, लेकिन उस दौर के जो खिलाड़ी थे हमारे, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो महेंद्र अमरनाथ हो या मदन लाल हो, उन सबके बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा है और उनकी यादें ताजा हो गई। और आप उन्हीं खिलाड़ियों में से एक रहे हैं जो उनके साथ खेले हैं, और कपिल जी आपके काफी अच्छे दोस्त हैं। तो वो कुछ दिनों के बारे में हमें बताइए, रणजी के उन दिनों के बारे में हमें बताइए। देखो, जो जिनका भी नाम आपने लिया, कपिल देव, महेंद्र अमरनाथ, मदन लाल, सुरेंद्र अमरनाथ, जसबीर सिंह, ये बड़े पैशनेट और बहुत मेहनत करने वाले, ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करने वाले खिलाड़ी थे, जो कि अपनी मेहनत से वो स्तर उन्होंने हासिल करा लाइफ का। ऐसे ही मेरे को एक चीज से याद है, मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ का कैप्टन था, कपिल देव डीएवी स्कूल का कैप्टन था। तो हमारे यहाँ पे एक बिरदी ट्रॉफी होती थी, हमारा फाइनल मैच हुआ, वो डीएवी कॉलेज की ग्राउंड में हुआ। तो मैं उस मैच से मेरे को पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ी क्रिकेट खेलेगा। उसने उस मैच में 50 रन भी करे और 4-5 विकेटें भी ली, और वो पहली बार ऐसा था कि डीएवी कॉलेज डीएवी स्कूल से हारा फाइनल। तो ये मेन परफॉर्मर था, यानी कॉलेज की टीम स्कूल की टीम से हार गई। बिल्कुल हार गई, क्योंकि डीएवी स्कूल की टीम भी बहुत, हम सब डीएवी स्कूल के पढ़े हुए हैं और डीएवी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो सारे के सारे खिलाड़ी वहीं से निकले जी। और हमारे कोच साहब थे जयदेव चौहान जी, तो वो तो उनके बारे तो मतलब अपने शब्दों में मैं नहीं बयान कर सकता। तो वो सही तरीके से वो जो उस लेवल के कोच थे, मैंने कभी अपने पढ़ाई से हाथ में डंडे नहीं खाए, पर ग्राउंड बेस करने के डंडे मैंने उनके डंडों से मैंने 2 सीधे हाथ में डालते थे, अगर आप इफ यू मिस द ग्राउंड, और 2 उल्टे हाथ में सकते थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। तो उनकी स्ट्रिक्टनेस के कारण ही हम आज एक बेहतर इंसान और कह सकते हैं कि ठीक ठाक खिलाड़ी बन सके जीवन के अंदर। तो मदन लाल भी मेरे को याद है कि जब इंटर यूनिवर्सिटी हम खेले, पहली बारी अलीगढ़ में हुआ था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी टीम थी, सुरेंद्र अमरनाथ थी, सुरेंद्र अमरनाथ कैप्टन था शायद, तो अमृतसर के काफी लोग थे, डीएवी कॉलेज अमृतसर के। तो मैंने देखा कि उन्होंने एक मैच में 200 इलाहाबाद के 200 रन करे, और मतलब कि उनको कोई पहचानता नहीं था, उनको कहीं नाम नहीं था। तो इंटर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और एक टाइम विशेषजी बेदी जी के पैक्ट प्लेयर बदला, दोनों अमृतसर से आते थे, और अपनी मेहनत से मतलब कि दे वर द ट्रू परफॉर्मर, बहुत मेहनत करके। और वो काम वो था उस टाइम, वो जिम का तो कोई कल्चर नहीं होता था, वो काम था कि 20-20 राउंड जो 400 मीटर 20-20 रन करने। और एक बारी मेरे को याद है, कोच साहब ने कहा कि जब तक मैं बोलूँ ना भागते रहो, तो आपको जान के हैरानगी होगी, हम 64 राउंड भागे, कि वो कोच साहब तो गैप हो गए ग्राउंड से, उन्हें याद नहीं रहा होगा, वो पता नहीं डेलिबरेटली याद रहा नहीं रहा, पर हमारी किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम वो भागना छोड़। तो उसमें मैंने देखा कुछ बच्चों को वॉमिटिंग भी हुई है, पर इस तरह के वो हमारे कोचिज थे। इवन नॉर्थ जोन टीम जो हमारे पास, जो मैं नॉर्थ जोन खेला, तब बिचन सर कोच थे, उसके मैनेजर थे, वो भी बहुत हार्ड कोच, हार्ड ट्रेनर थे। तो वो कोई लिहाज नहीं करते थे किस तरह के। वो जो मेहनत थी उस टाइम, उतनी गर्मी के अंदर शीश में 45 डिग्री में खेलना। तो जब मैं आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं खेल के लखनऊ खेल के जब मैं आगरा अपने घर मदर को मिलने जाता था, तो मेरे पापा रिटायर हो गए, तो मेरे मदर कहते थे कि तू तांबे का बन के आ गया।
मतलब इतना मतलब कि आपने टैनिंग हो जाती है तो आप लखनऊ के बारे में जानते हैं कि आपके तो जो लेजेंड है आपके नाना जी, तो मतलब कि वो जो मेहनत और जो वो ग्राउंड लेवल पे जो वहाँ पैशन था, पहले पैशन बहुत था, कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा था, तो अब तो गेम बदल गई, क्रिकेट बदल गई काफी। और तभी शायद सर इतना लंबा समय एक फिट खिलाड़ी खेल पाते थे, क्योंकि लगन इतनी ज्यादा होती थी कि आपको बाकी चीजें याद ही नहीं रहती थी। तो मेरे को तो पहले रणजी ट्रॉफी के 109 मैच खेले, तो शायद 10 ही लोग होंगे हिंदुस्तान में। 84th मैच था, हमें तो इंजरी नाम की कोई परिभाषा पता नहीं थी, है नहीं, कोई फिजियो नहीं होता था, कोई 7-8 लोगों की टीम नहीं होती थी, कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये कोच या मैनेजर होते तो वही सब कुछ होते थे, 1 to 10 होते थे, माँ भी वही, बाप भी वही, कोच भी वही, फिजियो सब कुछ वही होते थे। पर जो मेहनत थी वो आप देखो, सारे लोग जितने भी लोग हैं, मदन लाल है, कपिल देव है, सुरेंद्र, सब 20-20 साल खेले, 20 ईयर्स है जी। और आज भी अगर आप उनको देखो तो वो तो बड़े फिट और बड़े, अभी वो उनका दिल करते कि ग्राउंड भी चल। बिल्कुल सर, तो काफी चेंजेस आ गए हैं। कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ बदलाव करने भी चाहिए। लेकिन सर अभी हम बात करते हैं आपके उन दिनों के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कपिल देव के साथ आपका काफी एक गहरा अटैचमेंट है, अभी भी आप काफी मिलते हैं और दोस्ती बहुत गहरी है। तो उन दिनों में कुछ ऐसा रहा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई किस्सा ऐसा जो रणजी खेलते हुए या कोई और टूर्नामेंट खेलते हुए आया हो? सबसे वो, मैं जब वो अभी रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था, टेस्ट टीम में नहीं आया था, उसका मेरे को किस्सा याद है जो उसने अपनी किताब में भी लिखा है। जब हम शीशमहल खेल रहे थे चंडीगढ़ पोर्ट से, और कपिल देव का पहले डेब्यू था, उसके अंदर योगराज भी था, कपिल देव, सारी टीवी यंगस्टर थे, चंद्र विजय, जी बंदन, अशोक मल्होत्रा। तो इसकी जब मैं हमारा वो मैच सवेरे 6 बजे से 6:30 से लेके 1 बजे तक, गर्मी बहुत होती थी वहां पे, मई जून के महीने में। तो जब मैं वहां गया कैंटीन के अंदर, फिर नाश्ता हम जाके जब वो कॉलेज ग्राउंड में रहते थे, तो मैंने देखा कि कपिल देव वो दूध के अंदर कच्चे अंडे डाल के वो पी रहा था। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहा है सवेरे से तो कच्चे अंडे दूध के अंदर? कहता है कि मेरे को रात को बुखार था और शायद मैं दूध के अंडे डाले मेरे के अंदर एनर्जी आ जाएगी और शायद मैं मैच खेल पाऊं और खेल सकूं, और मैं मैच जरूर खेलना चाहता हूं जी। ये उसके अंदर ये बहुत था कि मैंने किसी पैशन था कि मैंने किसी तरह ये मैच को मिस नहीं करना। तो डॉक्टर चड्डा हमारा कप्तान था, मुझे याद है, तो ही मेड हिम प्ले, वो मैच खेला और उसने उस मैच में 4 विकेटें ली, जिसके कारण वो मैच जीते हम। तो इस तरह का पैशन बुखार के अंदर भी वो चाहता था मैं किसी तरह मैच को, उसको बहुत डर था कि मेरे को बाहर ना बैठा दे, कि रात को भी उसको टेम्परेचर था। तो इस तरह का कपिल देव है, जो कपिल देव ने आगे भी उसकी कई मिसाल है, उसने कितनी मेहनत करी और क्या अचीव करा, और सारी क्रिकेट 83 वर्ल्ड कप के बाद जो उसने जीता एज ए कप्तानी को, तो सारी क्रिकेट का सिनेरियो ही हिंदुस्तान में बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और लेजेंड जैसे ही बनते हैं, शायद इतना पैशन होगा तभी बने। बिल्कुल ट्रू लेजेंड, कोई इसमें तो कोई शक की बात जी। तो लेजेंड्स की बात चल रही है और एक लेजेंड हमारे साथ हैं जिनसे हम बहुत सी बातें जान रहे हैं, सरकार तलवार जी, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है। आज हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी एक ऐसी हस्ती के साथ जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत से योद्धाओं को ट्रेन किया है। वो सभी खिलाड़ी जिन्हें आप वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, जिन्हें आप अलग अलग टूर्नामेंट्स में देख चुके हैं, जो टेलीविजन और इंटरनेट पर छाए रही हैं, उन खिलाड़ियों में से बहुत से खिलाड़ियों को ट्रेन करने का श्रेय जाता है एक ऐसे गुरु के ओर जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्री सरकार तलवार। सर, अब बात करते हैं आपके कोच बनने के दिनों की, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को ट्रेन किया है। जब हम राष्ट्रपति जी आपको सम्मानित कर रहे थे, तो जब आपके बारे में बताया जा रहा था, तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको हम देखते आए हैं और बहुत सारे लोग उनको एडमायर करते हैं, लेकिन सबको नहीं पता होता कि उनके गुरु कौन है। तो आपने किन किन खिलाड़ियों को ट्रेन किया और एज अ कोच कुछ खास बातें जो आपने उनको सिखाई हों, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आपको सुन रहे हैं जो अपना करियर भी क्रिकेट के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। कि
बीसीसीआई ने मेरे को 78 के अंदर ही कोचिंग का असाइनमेंट दे दिया, या मैं खुद एक्टिव क्रिकेट खेलता था जी। तो 78-82 तक मैंने जो आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नाम से खेले जाती है MCA, उसके मैंने 4 से श्रीनगर के अंदर अंडर 19, 22 के कैंप्स किए, जिसके अंदर काफी 4-5 जो लड़के थे वो इंडिया भी जाके टेस्ट भी खेले उसके अंदर जाके। तो उसके बाद फिर मैंने एज एक मेरे को हेड कोच ऑफ हरियाणा का मेरे को डिपार्टमेंट ने ज्वाइन कराया यहाँ पे, और पहली पोस्टिंग ही मेरी फरीदाबाद, जब फरीदाबाद नया डिस्ट्रिक्ट बना 79 अगस्त 15 तारीख, तो पहली पोस्टिंग मेरी फरीदाबाद दे दी। और मैं तो ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि कोच मीन मिच्योर पर्सन जिसके थोड़े बाल सफेद और ये वो, मैं तो आई वाज जस्ट 20+ year old only. तो anyway, my wife really pushed me from चंडीगढ़ कि आप जाओ फरीदाबाद, वहां पे नया कैरियर शुरू करो, वहीं तरक्की है कि चंडीगढ़ में आप तरक्की भी कर सकोगे। तो ये रिलेटेड वो मैं 8 महीने तक डिसाइड ही नहीं कर सका कि हमने चंडीगढ़ रहना है, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और मेरी 2-3 महीने की बेटी थी। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फरीदाबाद शिफ्ट करना है कि चंडीगढ़ रह के करें। तो हम दोनों अच्छे सेटल थे, अच्छी जॉब कर रहे थे चंडीगढ़ के अंदर। Anyway, she really pushed me out from चंडीगढ़, तो I joined फरीदाबाद। और फिर आज 43-42 years हो गए। आप देखिए कि आप पूरे तरीके से फरीदाबाद के पर स्टिल भी लिव इन अवर माइंड चंडीगढ़, अभी भी हमारे दिमाग में, क्योंकि वो शी इज ऑल्सो बिलोंग टू चंडीगढ़, वो भी वहीं बड़ी हुई। तो वैसा शायद तो इस देश में नहीं है, वैसी कल्चर भी नहीं है, पर फरीदाबाद से भी बहुत लगा होगा कि हमारा यहाँ पे ये अन्नदाता बना। और यहाँ पे जो मेरे पहले डीसी से श्री भास्कर चटर्जी, उन्होंने जो मैं तो एक स्टेज पे जा रहा था वापस, उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हमने नासिर स्टेडियम का उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करा 82 के अंदर। तो फिर वो हिस्ट्री है यहाँ पे, नासिर स्टेडियम ब्रॉट इंटरनेशनल फेम टू फरीदाबाद। वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, एक स्टेज ऐसी थी 88-87 में कि नासिर स्टेडियम 1000 बच्चा। बिल्कुल सर, मुझे वो दिन याद है कुछ। मैं 90s की अगर बात करूं, बहुत छोटी होती थी, तो कभी कभी हम स्टेडियम जाते थे, तो वहां पर बच्चे इतने सारे होते थे कि कई बार ऐसा लगता था नंबर भी आएगा खेलने का या नहीं आएगा। बिल्कुल, पर वो दैट स्टेडियम हैज गिवन almost 10-12 junior international player and 2 test cricketer, विजय यादव, अजय रतरा, जूनियर में नवीन नेगी, पंकज ठाकुर, विक्रम धारी, ऐसे कई, ईशान गड्ढा, वो मेरे साथ वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप में भी गया। और वो ही वाज अमंग द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर देयर। उसने मैक्सिमम विकेट्स भी लिए, रन भी करे, बहुत अच्छे खिलाड़ी। कई बहुत रणजी ट्रॉफी के 20-25 लोग यहाँ पे गए, राजेश पुरी रहा, विनेंद्र शर्मा रहा, धनुराज रहा, संजय भाटिया संजय भाटिया वाज द फर्स्ट स्टूडेंट हु प्लेड फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल। 84-85 बेंगलोर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज से खेला था। नाउ ही इज ए लेजेंड, ब्रायन लारा। तो संजय भाटिया से सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट शुरू हुए, बहुत सारे बच्चे खेले और बहुत उन्होंने बच्चों ने परफॉर्म करा। तो इस करके ये जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो जो दरोरे कैरी करने कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल। ऑफ कोर्स एक कोच की जीत जो होती है वो तब होती है जब उनके शिष्य कुछ अच्छा करते हैं, जैसे माँ बाप के बच्चे अच्छे करते हैं, वैसे हमारे बच्चे तो ये सारे। जी बिल्कुल। तो सर 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ, जूनियर वर्ल्ड कप, और उसमें टीम का जो प्रदर्शन रहा, मतलब देश को एक और बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली, तो उसकी कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हम अक्सर ना वर्ल्ड कप नॉर्मल को देखते हैं जो वनडेज जिसमें होते हैं और लोग उनको देखना लेजेंड जो उसमें बनते हैं, लेकिन इन जूनियर वर्ल्ड कप्स या अंडर 16 या अंडर 19 वाले जो टूर्नामेंट्स होते हैं, एक्चुअली में खिलाड़ी इन्हीं से निकल कर आते हैं। बिल्कुल ठीक आपने, ये बताइए सर हमें कुछ। तो 96 में मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बनाना चाहूंगा। जैसे मैं अपने स्टेडियम में ऑफिस में बैठा था जी, कि किसी को कॉल आया कि आप सरकार तलवार बोल रहे हैं। मैं कहा जी। कहते कि मैं ये सेक्रेटरी बोल रहा हूँ मैं क्रिकेट का, और हम आपको इंडियन जूनियर टीम को कोच बनाना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा शायद ही मेरे को ये मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट, देयर आर सो मेनी गुड टेस्ट क्रिकेटर हो, जो आज का उसका रॉजर बिन्नी भी कोचिंग कर रहा था, सारे थे। तो मैंने कहा जी मेरे को क्यों कहते नहीं जी, हमने आपको ही देंगे, हमने आपका सारा हो। एनीवे तो वो 1-1.5 साल वो बच्चे मेरे पास रहे, और वो जिसमें अल्टीमेटली वो जो टीम फाइनल 14 की चुनी गई, रतिंदर सोडी कप्तान बने, मोहम्मद कैफ वाइस कैप्टन बना, और वो टीम हम
गए वहां पे वर्ल्ड कप 1.5 महीना वहां इंग्लैंड में रहे। तो फाइनल 20 अगस्त 96 में वो फाइनल हुआ लॉर्ड्स की ग्राउंड में। तो आपको जो जान के हैरानगी होगी, जो ईस्ट एंड था, ईस्ट एंड के अंदर पाकिस्तान के अबाउट कोई 15,000 लोग, और वेस्ट एंड पे इंडिया के 15-16 हजार करोड़, मतलब कैपेसिटी फुल था। हमने कभी सोचा नहीं था कि जूनियर वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स के अंदर कैपेसिटी फुल था। और जितने लेजेंड थे पाकिस्तान के, तो पूरी टीम वहीं थी, इमरान खान, जावेद बे, सारे वो टूर कर रहे थे वो। तो ये सारे वहां पे थे और ऑलरेडी वहीं थे। तो काफी एक्साइटमेंट भी थे और टेंशन भी बहुत थी, कांटे की टक्कर वाले मैचेस, बहुत टेंशन थी। और शरद पवार जी हमारे ड्रेसिंग रूम में 6 घंटे बैठे रहे। तो अल्टीमेटली हमने वो वर्ल्ड कप जीता। सारे लंदन में दिवाली मनाई गई, बड़ी मान सम्मान मिला सारे बच्चों को। जब हम वापिस आए एयरपोर्ट पे 2,000 लोगों ने हमारा, मतलब वो जो बच्चों की फाउंडेशन बनी, स्पेशली उसमें उस वर्ल्ड कप में 2 खिलाड़ी बहुत अच्छे दिए, रितेंद्र सोढी और मोहम्मद कैफ। और बाकी सारे रणजी ट्रॉफी खेले सब, वो सारे दे ऑल वेल सेटल, बहुत बच्चे। तो वो एक बड़ा बहुत ही एक इमोशनल वो और एक ऐसा मकाम था जिसको याद करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग होती हैं जिसको आप किताबों में नहीं लिख सकते, जिनको आप बताना बड़ा मुश्किल होता है, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है। बिल्कुल। तो जब वो झंडा और जनगण गाया जाता है, झंडा ऊपर चढ़ता है और ट्रॉफी वर्ल्ड कप की आती है, तो उसमें लोग प्योर होते हैं, वो फीलिंग्स ऐसी हैं, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं, उन फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बिल्कुल, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन अवर लाइफ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब तलवार सर स्टोरी सुना रहे हैं ये सारी, तो मुझे बिल्कुल चक दे इंडिया के कुछ सीन्स नजर आ रहे हैं, जो सीन्स हमने फिल्म में देखे थे, कि इतनी मेहनत के बाद जब आप ऐसा कोई टूर्नामेंट जीतते हैं, आप वर्ल्ड कप जैसी चीज जीत कर लाते हैं, तो वाकई जो गर्व होता है वो सिर्फ खिलाड़ी या कोच के दिल में या उनके दिमाग में नहीं होता, पूरे देश के साथ वो गर्व की भावनाएं चल रही होती हैं। वो सारा लाइव आया थ्रू वर्ल्ड के अंदर, तो स्काई टीवी पे लाइव रहा सारा मैच, सबने देखा था। बहुत लम्हे बहुत अच्छे थे। तो देश के लिए कुछ भी किया जाए वो काम है। और इन छोटे छोटे बच्चों ने इतना कुछ मकाम को हासिल करा, वो बहुत क्रेडिबल था। तो सर, जैसे हम फिल्मों की भी बात करेंगे, 83 आ रही है, या चक दे इंडिया मीर रंजन नेगी साहब की लाइफ पे बनी थी, तो आपकी लाइफ पे ऐसे कोई फिल्म बनेगी तो आप उसमें मतलब कुछ सपोर्ट करेंगे? उसमें आपको खुशी महसूस होगी? नहीं, इसके मेरी लाइफ पे तो ऐसा कुछ नहीं मैंने करा, पर यह है कि जो 83 आ रही है कपिल की, जो वर्ल्ड कप जीता 83 का जी, वो एक आई थिंक मास्टरपीस होने जा रहा है। बिल्कुल। और वो जो अकेला, वो जो मेरे को लग रहा है कि जो ट्रेलर हमने देखा है, वो जो 6 आउट हो जाते 18 रन पे इंडिया के, और कपिल देव ने 173 रन करे, वो दिखा रहे के नहा रहा है, वो देख नहाते नहाते उसके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उससे बात भी करी थी, बट इज वेरी एक्साइटेड, आजकल उसके प्रमोशन कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो गोइंग टू बी सुपर हिट, क्योंकि वो एक रियलिटी के ऊपर सारी की सारी पिक्चर बेस्ड है। और वो पूरी की पूरी फिल्म लंदन में ही, वो जो ग्राउंड पे ओरिजिनल जहाँ वर्ल्ड कप हुआ था वहीं पे ही वो उसकी शूटिंग हुई है जी। तो हम भी बड़े एक्साइटेड हैं, और कपिल देव को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, क्योंकि वो 83 एक ऐसी चीज थी जहाँ पे सारे क्रिकेट का जो हिंदुस्तान के अंदर सारा उसका जो नजरिया बदल गया। सारे लोग पैशनेट, बहुत यंगस्टर उससे इंस्पायर हुए। और मुझे याद है कि लता मंगेशकर जी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर वो फंक्शन करा, वहां पे वो परफॉर्म करी, और उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ था सब सारी खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए दिया गया। क्या बात है। और आज क्रिकेट कितनी मतलब तरक्की कर गई है, कितनी मतलब मैं तो कहूँ कमर्शियल हो गया है, तो अब तो लोग 100 करोड़ की बात करते हैं, पर उस टाइम क्रिकेट की वैल्यू बहुत थी। पैसे सबको चाहिए होते हैं, किसी खिलाड़ी का अच्छा घर, अच्छा मकाम, अच्छी गाड़ी, अच्छा सारी अच्छा कैरियर हो तो बहुत अच्छी बात है। बेचारे खिलाड़ी लोग सफर जीवन में करते हैं, बहुत करते हैं, और स्ट्रगल हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रगल है, पर अब काफी अच्छा, अब चीजें काफी बहुत अच्छी होने लगी है। और उम्मीद है कि ये जो अगर आपने हेल्दी जीना है लाइफ के अंदर, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट समय से दुनिया निकल रही है, तो स्पोर्ट्स ही एक वाया मीडिया है जिसके थ्रू इंसान हेल्दी रह सकता है। बिल्कुल। और टेंशन फ्री और डिजीज फ्री, नहीं तो फिर वही गोली खाओ, ये करो, नहीं जी। तो ये स्पोर्ट्स तो देश के अंदर
काफी तरक्की कर लिया, पर मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि ये कंपलसरी होनी चाहिए सबके लिए, बिल्कुल, सब बच्चों के लिए इसको जरूरी खेलना, ग्राउंड का ले जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यही चीज हमने अपने बचपन में देखी है कि जब हम ग्राउंड में जाते थे तो एक अलग माहौल होता था, और जब हम वापस आते थे घर तो थके हुए होते थे, लेकिन दिमाग जो है वो फ्रेश होता था, शरीर थक जाता था पर मन और मस्तिष्क पूरे तरीके से फिट रहता था। तो इसलिए खेलों की अहमियत को जरूर समझिए। जैसा कि तलवार सर ने कहा कि खेल जो होते हैं ना, वो इंसान का सिर्फ करियर नहीं बनाते हैं, वो इंसान का जीवन बनाते हैं। तो अगर आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो खेलों की तरफ जरूर बढ़िएगा। तो परिवार में आपके कौन कौन है, हमारे श्रोताओं को जरूर ये बताएं, क्योंकि आपका परिवार जो है कुछ हद तक वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। आपके जो बेटे हैं हम तो जानते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं जानते हैं। मेरी वाइफ है चंद्रिका जी, वो भी 25-26 साल उसने हरियाणा सरकार की जॉब करी जी, ऑडिटर थी थर्मल के अंदर, जी, तो प्रीमेच्योर में रिटायरमेंट ले ली थी। जी। और बेटी है सबसे बड़ी निधि, उसने 3 मास्टर कर रखी हैं और प्रोफेसर थी, मानवरचन में भी पढ़ाया, जी, डीएव स्कूल में भी पढ़ाया, और आजकल फ्रीलांसर है अपना। और बेटा अगम, वो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे मानवरचन यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने सिंगापुर से एमबीए करी हुई है और आईटी इंजीनियर है। वो स्पोर्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मानवता के काम कर रहा है। जी, जी, जी। सनीला है मेरा, वो मर्चेंट नेवी से आया हुआ अभी है जी। और एक उन दोनों की बेटी है निस्तारा, वो 3.5 साल की है। और हमारी जो डॉटर इन लॉ है अगम की वाइफ अलबा, वो खुद एशियन जूनियर की शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट है जी, और 10-12 इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी है। और वो अपने टाइम पे निफ्ट की वो ग्रेजुएट है, जो उसने इंडिया में टॉप करा था जी। और वो आजकल अपनी एक कंपनी चलाती है अल्बर्ट डॉट डिजाइन के अंदर, शी इज डूइंग गुड जी। तो कुल मिला के सब मिलके मेहनत करते हैं सारे परिवार, और कोशिश करते हैं कि सब खुश रहे और सोसाइटी को सर्व कर सके जी, किसी न किसी तरह से, है जी, जी। और खास तौर पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो कष्ट निवारण है, कोशिश होती है कि उनकी भी किसी न किसी तरह से उसके साथ जुड़े, या उनकी किसी तरह से कुछ अगर समझे किस काबिल, हमें कोशिश की जाती कि उनकी मदद की जाए जी। बाकी जैसे भगवान की इच्छा, मालिक की इच्छा, उसके सारी दुनिया चलती है, तो बड़े गॉड फीलिंग है सारे लोग हम। बाकी परिवार के साथ जी। हाँ, पहली इनिंग मेरी गवर्नमेंट के साथ रही 32-33 साल की, अब 13 साल से मानव रचना के साथ। बिल्कुल सर, तो ये और अगर मैं मानव रचना की बात ना करूं तो ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा, क्योंकि मानव रचना को भी हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स के श्रेणी में जो युवाओं को, बहुत प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है मानव रचना बखूबी कर रहा है, और इस क्षेत्र में मानव रचना को भी ये पुरस्कार मिला है। और मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि ये जो एक अवार्ड है, इसके पीछे भी कुछ हद तक श्रेय जाता है सरकार तलवार जी को, क्योंकि मानव रचना के प्रांगण में स्पोर्ट्स की इतनी खूबसूरत फैसिलिटीज हैं, और वो फैसिलिटीज डॉक्टर ओपी भल्ला जी की दूरदर्शिता थी और श्री सरकार तलवार जी की सोच थी और उनके कार्य थे, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो सर कुछ हमें इस जर्नी के बारे में भी बताइए, क्योंकि मानव रचना भी आपका एक बहुत ही अहम परिवार है आपके जीवन का। मैंने कहा कि जैसे मैंने 32-33 साल सरकार के साथ जॉब करी, और अब 2008 से ऑलमोस्ट 13 साल हो गए जी। तो जो मेरी सेकंड इनिंग है मानव रचना मेरी माई सेकंड इनिंग, सो ब्यूटीफुल। ये कैसा जगह है, ऐसा संस्था है जिसने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया एक दोबारा से काम करने का। और जो डॉक्टर साहब से जो चेयरमैन थे, फाउंडर चेयरमैन, उन्होंने जिस तरह का विश्वास मेरे पर रखा, और दोनों यंग जो डॉक्टर प्रशांत भल्ला, डॉक्टर अमित भल्ला जी, जो एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है, वो जो संस्था को जिस लेवल पे अब ये ले जा रही है, या हम पहुंच रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो एक एग्जाम्पल है आने वाले समय में। क्योंकि
मेरे को याद है कि जब 2010 के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन दी थी जो मैनेजमेंट के आगे, तो उसके अंदर एक विजन के अंदर एक डॉक्यूमेंट जो उसमें लिखा था कि इंडिया के 3 टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर मानव रचना को हमने रखा था उसके अंदर जी। तो आज देखिए कि आज फिकी ने भी हमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी कर दिया, और फिर ये खेल प्रोत्साहन जो अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, उसका भी ये अब आप इसका भी ये बहुत एक माननीय सम्मानीय इस संस्था के लिए है, और सारा का सारा श्रेय जो हमारे जो हमारी मैनेजमेंट है, जो कोई आप सबको पता है कि अमित भल्ला जी ही इज लीडिंग इन फ्रंट, तो जो अब वो स्पोर्ट्स के अंदर इज वेरी पैशनेट, और पूरी स्पोर्ट जो है पूरी की पूरी प्रशांत जी की तरफ से, या हमारी जो पैटर्न है सत्या भल्ला जी, उनका भी बहुत आशीर्वाद प्यार है। तो ये टीम वर्क है, और जो विजन डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके हैं, हमारा काम तो उसको इम्प्लीमेंट करना है जो, और आप देख सकते हैं कि एक माहौल सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कल्चर को क्रिएट करना, बनाना, तो मानव रचना के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर अब बन गई है, बन चुका, और आगे इसको कहाँ तक कैसे इसको मेंटेन करना, कैसे आगे और सीखना है, वो सब कर रहे हैं, और आई थिंक भविष्य बहुत अच्छा है जी। भविष्य बहुत अच्छा है, और स्पोर्ट्स जिस तरीके से हमारा देश आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है, वाकई कॉलेज लेवल से, स्कूल लेवल से अगर ट्रेनिंग बच्चों को मिले और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिले तो डेफिनेटली देश का नाम जरूर रोशन होता है, और मानव रचना ऐसे ही कुछ कार्य कर रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपके जीवन के, आपके करियर के जुड़े कुछ ऐसे पहलू जो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी के साथ ज्यादा शेयर करे हैं, आज आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ शेयर करे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीक्षा, सो नाइस टू बी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों एक खास मुलाकात में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात एक नई हस्ती के कुछ खास सफलता के सूत्रों के साथ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।